मेरे प्यारे छात्रों, द एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी लोग बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। इसके साथ शुरू करेंगे आज की क्लास। इस क्लास में हम बात करें बीएसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग की। ये रुक्मणी प्रकाशन का बुक है और वॉल्यूम 2 है। तो मेरे प्यारे छात्रों, आज के इस वीडियो में वॉल्यूम 2 का बात करेंगे, देखिएगा। और ये 2023 में फॉर्म आया था। इसमें टोटल, इस वॉल्यूम 2 में टोटल 20 प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। तो हम लोग इस 20 प्रैक्टिस सेट पे बात करेंगे। इससे पहले कुछ बातें आप लोग जान लीजिए। टेस्ट सीरीज चौथा पे बात करेंगे आज। इससे पहले 3 टेस्ट सीरीज दे चुके हैं, जिसका वीडियो आप लोग को एक जगह, इन सब का जो है प्लेलिस्ट बना हुआ, तीनों वीडियो आपको एक साथ मिल जाएगा। इसके अलावा सिर्फ यही बीएसएससी का प्रैक्टिस सेट हमने नहीं दिया। इसके अलावा 4 प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पर बीएसएससी का और भी है। तो जो लोग चैनल पे नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। इसके अलावा जो 4 प्रैक्टिस सेट हमने दिए हैं, वो भी आप जाके हमारे चैनल पर जाके देख सकते हो। उसको बनाइए और उसको पढ़िए, ठीक है। क्योंकि एग्जाम का एडमिट कार्ड लेने का इंतजार मत कीजिए, हो सकता है कभी भी जारी किया जा सकता है। क्योंकि देख रहे भी अचानक बहुत सारा फैसला लिया जा रहा है, एकदम दे दनादन, ठीक है। तो मान लीजिए अचानक कभी आ गया एडमिट कार्ड, तो पता चले क्या एडमिट कार्ड तो आ गया, तो फिर आप तैयारी नहीं कर पाइएगा। तो इसलिए तैयारी जरूरी है, प्रिपरेशन में लगे रहिए और हमारा प्रैक्टिस सेट आपको जो है मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। बहुत बात करने की जरूरत नहीं है और बहुत सारी बातें आपको बता चुके हैं हर वीडियो में। तो मेरे प्यारे छात्रों, जो लोग नए हैं, सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने जोश जुनून के साथ अपने माता पिता के सपने को साकार कीजिए। क्योंकि माता पिता आपसे बहुत बड़ा उम्मीद लगा के रखते हैं। उनके सपने को अगर साकार नहीं करना, ये सबसे बड़ी मूर्खता है आपकी, ठीक है। और उनकी उम्मीदों पर खरा ना उतरना, ये आपकी मूर्खता है। अगर आप नौकरी नहीं लेते तो ये सबसे बड़ी मूर्खता है आपकी, ठीक है। इसलिए मूर्खता आपकी है, क्योंकि अभी का जैसा दौर चल रहा है, जिस तरह का अभी माहौल है, कंपटीशन है, उस माहौल में आप देख रहे हैं हर चीज बहुत ज्यादा कम्पिटेटिव होता जा रहा है, ठीक है। और एक मिडिल क्लास के लिए गवर्नमेंट जॉब बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट जॉब होने से एक सिक्योर लाइफ तो आपको मिल जाए, नहीं तो आप फिर इधर उधर करते रहिए, 10-5 हज़ार का नौकरी करते रहिए, आराम से इधर उधर बोआते रहिए। चलिए चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। मेरा पहला क्वेश्चन कह रहा है, 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किया जाएगा? 2024 में कहाँ आयोजित किया जाए? तो 2024 तो खत्म हो गया था, कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था फ्रांस में। सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन 1 हो जाएगा। देखिएगा, 2034 में फीफा विश्व कप की मेजबानी की कौन करेगा? 2034 की बात करें तो सऊदी अरब करेगा। सऊदी अरब कौन करेगा? तो 2034 में फीफा जो है सऊदी अरब करेगा। फीफा विश्व कप की मेजबानी, ठीक है, सऊदी अरब करेगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है, दूसरा नंबर, अक्टूबर 2023 में भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को फैराडे पदक से सम्मानित किया गया है? 2023 में फैराडे पदक से सम्मानित किया गया है। तो कौन है? आरोग्य स्वामी पाल राज। आरोग्य स्वामी पाल राज। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा बेटा। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। आइएगा अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा, भारत ने हाल ही में दिसंबर 2023 में किस देश के साथ अपने राजनयिक संबंधों के 50 साल पूरे होने का जश्न मनाया था? तो 2023 में किस देश के साथ राजनयिक संबंध 50 साल पूरे होने का जश्न मनाया था भारत ने? तो सही उत्तर हो जाएगा कोरिया गणराज्य। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर, ठीक है। चौथा, सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो सार्क सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 8 है। 8। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिएगा, सार्क का फुल फॉर्म अगर हमको बता दे, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। इसका मुख्यालय, सार्क का मुख्यालय अगर पूछे, SAARC, इसका मुख्यालय आपका कहाँ है? तो हमारा नेपाल के काठमांडू में है। नेपाल के कहाँ है? काठमांडू में है, ठीक है। सार्क की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो है 8 दिसंबर 1985 को की गई थी, ठीक है। इसमें टोटल 8 सदस्य देश है। और 8 सदस्य देशों का नाम आपको हम बता दें तो पहला मेरा क्या है? भारत है। दूसरा क्या है? नेपाल तो है ही, क्योंकि इसका मुख्यालय नेपाल में है। भारत, नेपाल, पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान भी है। बांग्लादेश भी है। भूटान है। श्रीलंका भी है, ठीक है। श्रीलंका भी है और मालदीव।
ये 8 देश है। भारत नेपाल 2, पाकिस्तान 3, बांग्लादेश 4, भूटान 5, श्रीलंका 6, मालदीव 7, और 7 के बाद एक और अपने लिखा था, ठीक है 7 देश हो गए। बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, मालदीव, हाँ एक और देश क्या है, तो वो आपका है अफगानिस्तान, समझिए अफगानिस्तान है। तो सार्क के सदस्य देश 8 है, इसका मुख्यालय काठमांडू है, आपको हमने बता दिया, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। इसके 8 सदस्य देशों का नाम मैंने आपको बता दिया। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन था आपने सॉल्व कर लिया। आइए 5 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। किस राज्य ने 1994 के बाद पहली बार जीतकर पदक तालिका में प्रथम स्थान प्राप्त करके राजा बलिंद्रा ट्रॉफी मेमोरियल राष्ट्रीय खेल अवार्ड प्राप्त किया, अवार्ड प्राप्त किए? तो ये सही उत्तर होगा महाराष्ट्र। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्या होगा? महाराष्ट्र का। आइए 6 नंबर क्वेश्चन। डुरंड रेखा किन 2 देशों को विभाजित करती है? तो ये डुरंड रेखा जो विभाजित करती है अफगानिस्तान और पाकिस्तान को। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। फॉरबिडन सिटी कहाँ स्थित है? तो फॉरबिडन सिटी चीन में है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका जो है उपनाम, जैसे फॉरबिडन सिटी को उपनाम जो है इसको नाम से जाना जाता है, इसका उपनाम लहासा, लहासा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन। त्रिवेंद्रम स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र मुख्यतः संबंधित है, मुख्यतः संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये मेरा संबंधित है रॉकेट छोड़ने के लिए प्रणोदकों के अनुसंधान से, रॉकेट छोड़ने के लिए प्रणोदकों के संधान से। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 9 नंबर। व्यास सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? व्यास सम्मान जब आप किस लिए आपको दिया जाता है? तो व्यास सम्मान जो दिया जाता है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। जब साहित्य के क्षेत्र में अच्छा कीजिएगा तो आपको व्यास सम्मान दिया जाएगा, ठीक है। व्यास सम्मान की शुरुआत जो है 1991 में की गई थी। कब की थी? 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा किए थे। अगर आपसे पूछे किसके द्वारा, तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा, TIN फाउंडेशन के द्वारा। कब शुरू किए थे? 1991 में। 10 नंबर। मान बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कारों के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई? सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है और इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत 1969 में। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 11। नवंबर 2023 में जारी वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान है। तो भारत का कौन सा स्थान है? तो ये सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 8। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा 8। 12 नंबर क्वेश्चन है। पोर्टो नोवो निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? पोर्टो नोवो किस देश की राजधानी है? तो ये मेरा राजधानी है बेनिन की। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। लाइबेरिया की राजधानी क्या है? तो लाइबेरिया की राजधानी जो है मोनोरोविया, मोनोरोविया है, ठीक है। लाइबेरिया की राजधानी मोनोरोविया है। अंगोला की राजधानी क्या है? तो अंगोला की राजधानी लुआंडा है, लुआंडा है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को अंग्रेजी के साथ आधिकारिक सरकारी भाषा माना गया है? सरकारी भाषा माना गया है। तो अनुच्छेद 343 में, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 14 नंबर। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक हाउ इकोनॉमिक एबंडन द पुअर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो पुस्तक है मेघनाथ देसाई। सही उत्तर ऑप्शन डी जाए, मेघनाथ देसाई।
सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 15 नंबर, मिलान करना है कौन सा सही है और कौन सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 है ये, ठीक है। ICR केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्था ये कहाँ है, ये कहाँ है? तो ये जो मेरा है बीकानेर में, पहला का ये पहला सही हो जाएगा। दूसरा है ICR केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्था, ये कहाँ है? तो ये जो अनुसंधान संस्था मेरा है ये नागपुर में, ये भी इसका दूसरा का ये दूसरा सही है, ठीक है। ICR राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था कटक में, ये भी सही है। ICR भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्था ये बेंगलुरु में, बाकी भी सब सही है। तो एक जिसका 1 2 3 4 सबका सही है, 1 2 3 4 सही हो तो मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, ठीक है। ICR भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्था कहाँ है? तो ये बागवानी जो है बेंगलोर में, ठीक है। 16 नंबर, ये मैथ है 17 18 19। चलिएगा मेरे प्यारे छात्रों, अब हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 31 पे। तो 31 मेरा क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रीय जनगणना में भारत डैश के भीतर समूहों की पहचान नहीं की जाती है। डैश के भीतर समूहों की पहचान नहीं की जाती है। क्या आंसर हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा नृजातीय, नृजातीय। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर, द रूट्स ऑफ एशियंट इंडिया के लेखक कौन है? द रूट ऑफ एशियंट इंडिया के लेखक कौन है? तो ये है W.A. फेयर सर्विस, W.A. फेयर सर्विस। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर, जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है, यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? ये किस ग्रंथ में कहा गया है? तो ये महाभारत में कहा गया। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। सही उत्तर क्या? ऑप्शन बी हो जाएगा। पूछे किसने की थी, तो महाभारत की रचना किसने लिखा था महाभारत को? तो लिखा था वेद व्यास ने। किसने लिखा? वेद व्यास ने महाभारत को लिखा था। महाभारत में कुल कितना अध्याय है? तो कुल अध्याय जो है अध्याय, यानी कि इसे जो है पर्व या अध्याय कहते हैं, ठीक है। तो कितना है? ये 18 अध्याय, ठीक है। महाभारत में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का उल्लेख मिलता है, ठीक है। महाभारत जो है, ये महाभारत जो है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। 34 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो किस एक्ट के द्वारा यह शक्ति प्रदान की गई थी? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसके तहत जो है वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान थी। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 35 नंबर, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था। तो किसने ये स्वयं को प्रस्तुत किया था? तो ये था वासुकी। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 36 नंबर, ठुमरी गायिका गिरिजा देवी संबंधित है। ठुमरी गायिका गिरिजा देवी किससे संबंधित है? ये बनारस घराने से संबंधित है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। देखिएगा, बनारस घराना कथक नृत्य से संबंधित घराना है, कथक नृत्य से संबंधित घराना है। बनारस घराने को जयपुर घराने के समकालीन माना जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में शरीर पर चित्र गुदवाने की प्रथा प्रचलित है। एक जाति में यह प्रथा अधिक लोकप्रिय है, वह जाति कौन सी है? तो वह जाति है
भील जाति। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। भील भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। भील जो है भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, जो कहां पाया जाता है, जो राजस्थान में पाया जाता है, राजस्थान में। याद रखिएगा, ये शरीर पर जो टैटू गुदवाने का काम जो है वो भील जनजाति में सबसे ज्यादा प्रचलित है और ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति भी है। 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मृत ज्वालामुखी है? तो मृत ज्वालामुखी है माउंट पोपा, एक मृत ज्वालामुखी है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। माउंट फ्यूजियामा, माउंट एटना, फ्यूजियामा, एटना, स्ट्राम्बोली आदि जो है ये सब कौन से मोह है? तो ये सब जागृत ज्वालामुखी है। फ्यूजियामा, एटना और स्ट्राम्बोली ये तीनों क्या है? तो ये तीनों जो है जागृत है ज्वालामुखी। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आरक्षित जीवमंडल सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? कौन सा सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? तो सही उत्तर मेरा हो जाएगा खाग चेन दा जोग। खाग चेंदा जोग, सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। खाग चेंदा जोग ये सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जीवमंडल है। भारत में कुल 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। भारत में कुल 18 जैव मंडल क्षेत्र आरक्षित है। भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन है? तो वो नीलगिरी है। नीलगिरी है भारत में पहला आरक्षित जैव मंडल क्षेत्र, नीलगिरी है। अगर आपसे पूछे भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो वो नीलगिरी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। 40 में मेरा क्वेश्चन करा है, किसी देश की मुद्रा के अवमूल्यन के लिए सलाह दी जाती है जब उस देश के निर्यातों के समान करना पड़ता है। निर्यातों को समान करना पड़ता है विदेशी बाजारों में लोचदार मांग का। विदेशी बाजारों में लोचदार मांग का, सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 41 नंबर, राष्ट्रपति द्वारा किस अवधि के पश्चात वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो हर 5 वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ऑप्शन बी मेरा सही उत्तर हो जाएगा। देखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। गठन का प्रावधान है अनुच्छेद 280 के तहत। वित्त आयोग के एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। वित्त आयोग में कितना टोटल 5 सदस्य, जिसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। 42 नंबर, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, यह वक्तव्य संबंधित है। यह वक्तव्य किसका है? तो यह वक्तव्य पंडित नेहरू का है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। डी इज राइट आंसर। यह कथन जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू 1936 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्षीय भाषण में कहा गया। 1936 में यह भाषण 1936 का जब लखनऊ अधिवेशन था, लखनऊ अधिवेशन में कहा था 1936 में। 43 नंबर, नील आयोग यानी इंडिगो कमीशन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो इंडिगो के अध्यक्ष थे W.S. सीटन कार। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 44 नंबर, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? किसका सुमेल नहीं है ये आपको बताना है। तो 1930 में असहयोग आंदोलन, ये सही नहीं है, तो मेरा सही उत्तर का ऑप्शन डी हो जाएगा। डी इज राइट आंसर। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ। ठीक है, 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ था असहयोग आंदोलन। ठीक है, ये न कि 1930 को। बाकी आपका सब क्या है? सही है।
नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन, इसको मिलाना है, मैच द फॉलोइंग है, तो चलिए मिलाते हैं हम लोग। बसंत, बसंत क्या होगा? चैत, बैसाख के महीने में बसंत का महीना आ जाता है, ठीक है। ग्रीष्म का महीना कब आता है? तो ग्रीष्म मतलब गर्मी का महीना, ये जेठ आषाढ़ के समय में आता है। वर्षा का महीना कब आता है? तो वर्षा का महीना आपका जो होता है, हम लोग जब कहते हैं भी, जैसे वो बोलबम का समय जो होता है, क्या होता है? तो वर्षा का महीना सावन के महीना को होता है, ठीक है, वर्षा का महीना। शरद, शरद ऋतु यानी कि जो सर्दी खांसी का मौसम, ठंडे का मौसम, शरद ऋतु कब आता है? तो ये आश्विन और कार्तिक में आता है, ठीक है, आश्विन और कार्तिक में के समय में आता है। तो पहला एक का क्या होगा? एक ही हो गया। ग्रीष्मकालीन क्या? जेठ आषाढ़, आषाढ़ होता है, तो ये कब आ रहा है आपका? तो इसका हो जाएगा 4 नंबर। वर्षा ऋतु ये श्रावण, यानी इसका 3 हो जाएगा। और इसका क्या होगा? इसका जो होगा आपका आश्विन कार्तिक, ये हो जाएगा 2 नंबर। 1 4 3 2, 1 4 3 2 कहां मिला? ऑप्शन सी, सी इज राइट आंसर। ये सब मैथ आपका आ गया है। मेरे प्यारे छात्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब किए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब और शेयर कर देने से क्या होगा कि आपको जो भी हम वीडियो दे रहे हैं, तो हम आपको एग्जाम तक की बात कहें कि आपको एग्जाम तक आपका वीडियो देते रहें, क्योंकि लगातार प्रैक्टिस इज बहुत जरूरी है। लगातार प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका सक्सेस संभव है। चलिए चलते हैं 57 नंबर क्वेश्चन पे। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। दूसरे शब्द का पहले शब्द से है, तो क्या हो जाएगा? जरा देखिएगा। नाइट वॉचमैन, क्रिकेट ड्यूस, क्रिकेट का ड्यूस से, नाइट वॉचमैन क्रिकेट का ड्यूस से है। तो अगला जो है ड्यूस, तो टेनिस के में होता है, ड्यूस का टेनिस का बॉल होता है, तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, ड्यूस टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर। जिस प्रकार नाटक अभिनेता संबंधित है उसी प्रकार कंसर्ट डैश से संबंधित है। कंसर्ट किससे संबंधित है? तो कंसर्ट जो है संगीतकार से संबंधित है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। मेरे प्यारे छात्रों, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। चलते हैं 61 नंबर। भारत में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 के अनुसार कंपनियों को दिवाला समाधान की प्रक्रिया कितने दिनों में पूरी करनी होगी? कितने दिनों में पूरी करनी होगी? तो ये करनी होगी 180 दिनों में। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी 6 महीनों में करनी होगी पूरी। 62, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के पद पर नियुक्त किए जाने हेतु आहर्त होने के लिए किसी व्यक्ति को कितने समय तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में सेवाएं प्रदान करनी चाहिए? अधिवक्ता के रूप में सेवा प्रदान करनी चाहिए, तो सही उत्तर होगा 10 वर्ष। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 63 नंबर क्वेश्चन। 63 नंबर मेरा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए किस राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या किस प्रकार ज्ञात की जाती है? किस प्रकार ज्ञात की जाती है? तो सही उत्तर होगा राज्यों की संख्या बटे विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या डिवाइड 1000 हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाता है, ठीक है। राज्यों की जो जनसंख्या है वो और विधानसभा निर्वाचित सदस्यों की संख्या को 1000 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। इससे क्या निकल जाएगा आपका? राष्ट्रपति के चुनाव के लिए किसी राज्य विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों के मतों की संख्या, ठीक है, ये निकल जाए। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन भाग लेते हैं? तो संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। ये सब मैंने जो 3 पॉइंट बताया, ये तीनों लोग कहाँ शामिल होते हैं? तो राष्ट्रपति के चुनाव में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 64 नंबर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे? तो
तो सही उत्तर हो जाएगा ये किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद 74(1) में है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 74(1). 65 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा, हुआ हुआ आंदोलन का प्रणेता कौन था? तो हुआ हुआ आंदोलन का प्रणेता हुई न फूसो था। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। ये आंदोलन कब प्रारंभ हुआ और कहां प्रारंभ हुआ था? तो ये आंदोलन जो है 1939 में प्रारंभ हुआ और कहां? तो वियतनाम में यह आंदोलन प्रारंभ, वियतनाम में। ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन। 66 नंबर क्वेश्चन है, एशिया के मरीज के नाम से किसे जाना जाता है? एशिया के मरीज के नाम से किसे जाना जाता है? तो चीन को जाना जाता है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। तुर्की जो है इसे यूरोप का मरीज कहा जाता है। 67 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत कितने प्रकार की रीट जारी की जा सकती है? तो 5 प्रकार की रीट जारी की जा सकती है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन, कुटिल लिपि का प्रचलन 10वीं शताब्दी में शुरू हुआ। तो कुटिल लिपि का प्रचलन 10वीं शताब्दी में शुरू नहीं हुआ है। ठीक है, यही कथन कौन सा असत्य है? तो ये मेरा असत्य है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। ठीक है, असत्य पूछ रहा है तो ये आपका असत्य हो जाएगा। देखिएगा, ये कुटिल लिपि जो है, कुटिल लिपि, ये गुप्त लिपि का परिवर्तित रूप है। कुटिल लिपि गुप्त लिपि का परिवर्तित रूप है, ये उसका ये परिवर्तित रूप है। ठीक है, इसे न्यूनकोण, ये कुटिल लिपि को न्यूनकोण लिपि या सिद्ध मृत्तिका लिपि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए 69 नंबर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा के पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे। सही उत्तर अनुच्छेद 350 क में यह बात कहा गया है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो 73वां संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ, ये कथन गलत है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ था। ठीक है, कब से प्रभावी हुआ था? तो 24 अप्रैल 1993 से प्रभावित हुआ था 73वां संविधान संशोधन। यह पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। अनुच्छेद 243 जी में पंचायतों की शक्तियों को बढ़ाता है, इसके महत्व को बढ़ाता है। सही है ये, समझिए। इसकी संशोधन 73वां संविधान संशोधन 15 1993 को प्रभावी नहीं हुआ, 24 अप्रैल 1993 को प्रभावी हुआ। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 71 नंबर, योजना अवकाश की अवधि का संबंध है। तो ये 1966 से 1969। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 72 नंबर, भारतीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या हो जाएगा ये? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग की स्थापना पर बल दिया। तृतीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण की रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापन की अवधारणा को प्रारंभ किया। तो आपका क्या होगा? कौन सा कथन सत्य है? 1 और 2 दोनों सत्य है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। 73,
अंग्रेजों और बर्मा के बीच हुई संधि के परिणाम स्वरूप वर्ष 1826 में अंग्रेजों ने असम को हड़प लिया था। याडाबू की संधि हड़प लिया था कैसे? तो याडाबू की संधि से। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। याडाबू की संधि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध में बर्मा के हार के बाद ये हुआ था, बर्मा के हार के बाद हुआ था। 1826 में अंग्रेजों ने असम को हड़प लिया था। कब हड़प लिया? तो 1826 में असम को हड़प लिया। हड़प लिया। 74 नंबर, नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है नीति आयोग के विषय में, वो आपको बता देना है। तो इसमें से एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, इसका पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं होता है। इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं होता है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। इसके पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री थे। नीति आयोग जो है ये 2015 में 1 जनवरी 2015 से इसे लागू किया गया। पहले इसका नाम जो था योजना आयोग था। तो अगर योजना आयोग का गठन आपसे पूछा जाए तो योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। ठीक, और इसका नाम जो है मोदी जी ने बदल दिया और इसके बाद इसका नाम नीति आयोग पड़ा। और नीति आयोग जिस दिन से हुआ उस दिन ये कब से काम हुआ? तो 1 जनवरी 1915, ठीक, सॉरी 2015, 1 जनवरी 2015 को इसका नाम नीति आयोग कर दिया गया। 75 नंबर, महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात के किस जिले में है? दांडी गुजरात के किस जिले में है? तो ये जो है नवसारी जिला में। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। ये दांडी मार्च कब शुरू किया गया था? तो 12 मार्च 1930 को गांधी ने अपने 78 समर्थकों के साथ 384 किलोमीटर दूरी तय की और 24 दिनों की यात्रा के बाद 5 अप्रैल 1930 को दांडी गांव पहुंचे थे। 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया और 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी वहां पहुंचे थे। आइए, ये टोटल सफर कितने दिनों का रहा? तो ये टोटल सफर जो है अपने 78 समर्थकों के साथ 384 किलोमीटर का दूरी तय कर गए। यानी ये जो था पूरा आपको जो है समय 26 दिनों का समय टोटल लगा था। ये आगे सब क्या है? ये रीजनिंग है। आप अपनी मोटरसाइकिल से सड़क पर जा रहे हैं, अचानक आप देखते हैं कि 2 बदमाश एक महिला का बटुआ छीनकर स्कूटर से भाग रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? तो आपको क्या करना चाहिए? क्वेश्चन के अनुसार जो है अगर आंसर भी को देखा जाए तो पुलिस को इस घटना की सूचना देंगे। सही तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के अनुसार पुलिस को इस बात की घटना का इंफॉर्मेशन देंगे। ये सब रीजनिंग है। मेरे प्यारे छात्रों, आप लोग को वीडियो जो है कैसा लगता है आप अपने कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव हमें जरूर दें, क्योंकि आपका सुझाव, आपका फीडबैक मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप अपना सुझाव हमें जरूर दिया कीजिए। 91 निम्नलिखित में से उर्वरक क्रांति में कौन सा रंग संबंधित है? उर्वरक क्रांति में कौन सा रंग संबंधित है? ये हो जाएगा भूरा रंग। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति खाद्य उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति खाद्य तेल और तिलहन फसलों के उत्पादन से संबंधित है। 92 नंबर, असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क रेल पुल क्या कहलाता है? असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला सबसे लंबा रेल पुल क्या कहलाता है? तो ये गोबी बिल ब्रिज है। गोबी बिल ब्रिज असम और अरुणाचल को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क रेल पुल है ये।
सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। पुल की लंबाई जो है 4.94 किलोमीटर है, यानी कि लगभग आप इसे 5 किलोमीटर कह सकते हैं। असम के डिब्रूगढ़ शहर के पास ब्रह्मपुत्र नदी पर बने ये गोबी बिल ब्रिज है, ठीक है। अब ब्रह्मपुत्र नदी पर बना ये ब्रिज है, असम के किससे, तो डिब्रूगढ़ जिले। 93। भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है, तो सबसे कम कहाँ, केरल में। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, 94। सीसी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, किसने करवाया था, तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। 95 नंबर, भारत में वन नीति 1952 का संशोधन कब किया गया, कब किया गया 1952 का संशोधन, तो ये किया गया 1988 में। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 96 नंबर, एक द्रव की बूंद व एक साबुन के बुलबुले की त्रिज्या समान है, यदि द्रव की बूंद में दाब अधिक के का मान P1 व साबुन के बुलबुले में दाब अधिक के का मान P2 हो, तो 2P1 इक्वल टू P2 होगा। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा, सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन है मेरा, हाइड्रोजन आवर्त सारणी के कितने के किन दो समूहों के गुना से मेल खाता है, गुणों से मेल खाता है, किन दो समूहों के गुणों से मेल खाता है, तो सही उत्तर हो जाएगा समूह 1 और समूह 17। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए प्रयोग किया जा सकता है, तो ऊर्जा संग्रहण के लिए संधारित्र को प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा। सॉरी, इसमें से बताना है कि कौन होगा, तो सही उत्तर ऑप्शन 4, ये केवल होगा केवल 4, तो सही उत्तर ऑप्शन यहाँ ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। 99 नंबर, उस समूह की पहचान कीजिए जिसमें आने वाले पादपों की शारीरिक संरचना स्पष्ट नहीं होती। इन पादपों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है और ये पौधे मुख्य रूप से जलीय होते हैं। पौधे मुख्य रूप से क्या होते हैं, जलीय होते हैं। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाए, थैलोफाइटा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, थैलोफाइटा। एक तत्व के समस्थानिक आइसोटोप्स किसमें भिन्न होते हैं, समस्थानिक किसमें भिन्न होते हैं, तो सही उत्तर मेरा हो जाएगा न्यूट्रॉन की संख्या में। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। 101 नंबर, मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है, किस रोग की वाहक है, तो सही उत्तर मेरा हो जाएगा फाइलेरिया की, फाइलेरिया। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 102 नंबर क्वेश्चन है, धमनियां छोटी नलियों में विभाजित होती है और उत्तकों तक पहुंचने पर वे डैश नामक अत्यंत पतली नलियों में विभाजित होती है, तो सही उत्तर मेरा हो जाएगा कोशिकाओं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, क्या होगा, कोशिकाओं। 103 नंबर क्वेश्चन, ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है, किस नाम से ब्लड कैंसर को आमतौर पर जाना जाता है, तो ल्यूकेमिया के नाम से, ल्यूकेमिया के नाम से। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। कर्क रोग जो है, देखिएगा एक कर्क रोग है, कर्क रोग भी कैंसर से संबंधित है, कैंसर से संबंधित है। कैंसर के जीन को ओकोजीन कहते हैं, कैंसर के जीन को क्या कहते हैं, ओकोजीन कहते हैं, ठीक है, कैंसर के जीन को ओकोजीन कहते हैं। एनीमिया रोग किसकी कमी के कारण होता है, तो ये लोहे की कमी के कारण एनीमिया रोग हो जाता है। आइए 104 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा, खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो मानव शरीर में, मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 29 होती है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या जो होती है वो 206 होती है। बाल्य अवस्था में हड्डियों की कुल संख्या 300 होती है, जब बच्चा होता है तो 300, ऐसे आपके शरीर में कभी हड्डियों की संख्या कितनी है, तो 206। सिर में कुल हड्डियों की संख्या, अगर आपसे पूछा जाए सिर में कुल हड्डियों की संख्या, जैसे आप कहते हैं कपाल होता है, ठीक है, तो कपाल में 8 हड्डी होती है,
कपाल का ऊपरी भाग होता है, तो जिसमें ऊपरी भाग में 8 हड्डी, 14 चेहरे पे, 6 कान में और 1 गले में। ठीक है, 6 कान में और 1 गले में। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या होगा, 14 और 6 20, 1 21, 21 और 8 29, टोटल आपके पास कितना हो गया, मानव खोपड़ी में 29 हड्डियां हो गई। ठीक है, तो सही उत्तर मेरा क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन सी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 105 नंबर। निम्नलिखित में से किसमें सल्क होते हैं, सल्क किसमें होता है? तो सल्क जो होता है आपका जो है ये पीसीज में सल्क होता है, पीसीज और सरीसृप में सल्क होता है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, जैसे 2 और 3 दोनों इसमें मिल रहा है, तो ऑप्शन 3 सी इज राइट आंसर। आपका रीजनिंग से है। मेरे प्यारे छात्रों, आप लोग अपना फीडबैक जरूर दिया कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आपका फीडबैक मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके फीडबैक के ऊपर हम जो है काम करते हैं, क्योंकि आपका फीडबैक जब मिलेगा तो मुझे भी पता चलेगा कि छात्रों ने कितना इस वीडियो को देखा, लाइक किया है। आइएगा मेरे प्यारे छात्रों 118 नंबर पे, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो संबंध दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। जैसे बाज, आयरी, तो गिलहरी का क्या हो जाएगा? ठीक है, तो गिलहरी का क्या हो जाएगा, गिलहरी का हो जाएगा ड्रे, गिलहरी का ड्रे हो जाएगा। ठीक है, गिलहरी का जो होता है ना, इसका घोंसले को ड्रे कहा जाता है, गिलहरी के घोंसले को ड्रे कहा जाता है। जैसे बाज के घोंसले को आयरी कहते हो, इसलिए गिलहरी के घोंसले को ड्रे कहते हो। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये सब आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है मेरे प्यारे छात्रों। आते 122 नंबर पे। निम्नलिखित में से किसके उपचार के लिए अर्जुन वृक्ष की छाल का प्रयोग किया जाता है? अर्जुन वृक्ष की छाल का प्रयोग किया जाता है किसके उपचार के लिए किया जाता है? तो हृदय रोग के लिए। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी राइट आंसर। 23 नंबर। मानव शरीर की पीएच रेंज कितनी होती है? तो मानव शरीर की पीएच रेंज 7.35 से 7.45 तक। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। नींबू में कितना होता है पीएच मान नींबू का? तो नींबू का अगर आपसे पूछे तो 2.2 से 2.4 होता है। ठीक है, मानव रक्त में 7.3 से 7.5 होता है मानव रक्त, इसलिए 7.4 कहा जाता है रक्त का मान। मानव मूत्र 5.5 से 7.5 तक होता है। 124 नंबर क्वेश्चन। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा रूपांतरित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा बदलने के लिए विद्युत मोटर का प्रयोग। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। ठीक है, डायनमो जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। सितार जो आप बजाने वाला था वो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, आते 125 नंबर। आधुनिक आवर्त में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 8 युक्त तत्व को आप किस समूह में पाते हैं? 8 युक्त तत्व को आप किस समूह में पाते हैं? तो ये समूह 18 में। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाए, सी इज राइट आंसर। 126 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है, 126 क्वेश्चन है। वर्ष 2014 में भारत को आधिकारिक तौर पर निम्नलिखित में से किस बीमारी से मुक्त घोषित किया गया था? तो किस बीमारी से मुक्त घोषित? तो पोलियो से। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। 127 नंबर। प्रेरित धारा उच्चतम होती है जब कंडली की गति की दिशा डैश होती है। कंडली की गति की दिशा क्या होती है? डैश होती है। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, डी इज राइट आंसर। 127 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा पशु हार्मोन है? कौन सा पशु हार्मोन है? जो है ये पशु हार्मोन होता है। ठीक है, सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज अगर आपसे पूछे तो इसकी खोज आप लिखेंगे बेटिंग एवं वेस्ट ने, बेटिंग एवं वेस्ट ने की थी।
129 नंबर क्वेश्चन है मेरा। रिकॉबिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात ही यह तकनीक संभव हुई। कौन सी तकनीक संभव हुई? तो डीएनए का अंगुली मुद्रण। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। ठीक है, ए इज राइट आंसर। डीएनए फिंगरप्रिंट संस्था कहाँ आपसे पूछेगा तो कहाँ? ये हैदराबाद में। डीएनए से हत्या, बलात्कार, चोरी, लूट जैसे अपराधों का पता लगाया जाता है। ठीक है, ये सब का पता लगाया जाता है। आते हैं 130 नंबर क्वेश्चन पे। जीमेल में जब आप कोई मेल प्राप्त करते हैं और उसी मेल के जवाब में और केवल मूल प्रेषक को मेल भेजना चाहते हैं तो आप किसका उपयोग करते हैं? किसका उपयोग करते हैं? तो रिप्लाई का उपयोग करते हैं। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। 131 नंबर। 131 नंबर कुनैन कैंची के लिए होता है? कुनैन मलेरिया के लिए। ठीक है। क्रोसिन का प्रयोग हम लोग ज्वार के लिए करते हैं। एविल का प्रयोग एलर्जी के लिए। एविल जब दवाई खाते हैं तो जब एलर्जी हो जाती है तो एविल दवाई खाते हैं। कंपोज किसके लिए? तो नींद के लिए। ठीक है, तो पहला का 4 हो जाएगा, दूसरा का 2 हो जाएगा, तीसरा का 3 हो जाएगा और चौथा का 1 हो जाएगा। तो 4 2 3 1, 4 2 3 1 कहां हो रहा? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 132 नंबर। जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता है वह न्यूनतम संभावित तापमान है। कितना है? तो -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। सी इज राइट आंसर। 133 नंबर। द्विआधारी यानी बाइनरी संख्या 111 निरूपित करता है। क्या निरूपित करता है? तो ये निरूपित करता है 7 को। 7। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? बुलेट प्रूफ जब जैकेट बनता है तो उसमें किस चीज का प्रयोग किया जाता है? तो ये होगा केवलर। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। केवलर का प्रयोग किया जाता है। केवलर बहुलक का प्रयोग किया जाता है। 35 नंबर। कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। कौन सा नहीं है? तो ध्वनि। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग है। ये किस प्रकार तरंग है? तो ये जो है अनुदैर्घ्य तरंग है। ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या क्या होता है जरा हम आपको बता दें। विद्युत चुंबकीय तरंग जैसे आप गामा, एक्स, यूवी, दृश्य, अवरक्त, माइक्रो, रेडियो तरंग, ये सब क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। यांत्रिक तरंग को विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। यांत्रिक तरंग क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय यांत्रिक तरंग। इसको हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। ठीक है। आइएगा, ये सब मेरा रीजनिंग का है मेरे प्यारे छात्रों। तो चलते हैं हम लोग सीधा नेक्स्ट आगे की तरफ, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये सब अब मेरा रीजनिंग है, लगता है पूरा वो सब मेरा रीजनिंग आ गया। तो मेरे प्यारे छात्रों, इस तरह से मैंने जो ये 150 क्वेश्चन में जो आप लोग का था, ये पूरा 150 क्वेश्चन मैंने देख लिया। और ये 150 क्वेश्चन में अब जो है आपका सब रीजनिंग है और कुछ मैथ है। तो यहाँ पे जितने क्वेश्चन थे जीके, जीएस और साइंस के, वो सब मैंने देख लिया इस वीडियो में। तो मेरे प्यारे छात्रों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। एक बात और कि हमने कहा है कि आपको एग्जाम तक देंगे, तो एग्जाम तक देंगे, लेकिन बट आप लोग तैयारी में लगता है सही से आप लोग जो है इंतजार करें कि एडमिट कार्ड आएगा तब तैयारी करें। तो एडमिट कार्ड आएगा तब तैयारी मत कीजिएगा, एकदम मत कीजिए। इसलिए कि एडमिट कार्ड जब आएगा तो आपको कितना दिन का समय मिला? 10 दिन, 15 दिन, बहुत हो गया 15 दिन, 15 डेज तो मैक्सिमम हो गया। इतना समय तो मिलना ही नहीं 15 डेज, क्योंकि अगर अभी एग्जाम हो जाता है इस साल में तो, क्योंकि अभी कुछ फैसले जो है सडनली लिए जा रहे हैं, अचानक लिए जा रहे हैं। तो जब अचानक लिए जा रहे हैं तो हो सकता है आपका एग्जाम अचानक पे कहीं आ जाए। हम कंफर्म नहीं करें कैसा होगा, कहीं नोटिस आया है भी नहीं, ऐसा नहीं है। जहां तक ये मेरा अपना ओपिनियन माना जा रहा है, तो मेरे ओपिनियन पे अगर कहीं लग रहा है ऐसा तो हो सकता है, क्योंकि कुछ चीजें भी देख रहे हैं सडनली अचानक फटाफट काम हो रहा है, तो हो सकता है आप लोग का एग्जाम भी हो जाए। तो इसलिए तैयारी में लगे रहिए, और तैयारी में लगे रहिएगा तो सफलता जरूर मिलेगी, नहीं का सवाल ही नहीं होता। चलिए चलते फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय बिहार, भारत माता की जय।